हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जसवी इंग्लिश क्लासेस। गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 70 गाइज। कल मैं कोई प्रैक्टिस सेट नहीं दे पाई, उसके लिए सॉरी, बिकॉज थोड़ा गेस्ट आए हुए थे तो बिजी बहुत ज़्यादा था शेड्यूल और नहीं हो पाया मुझसे। तो कोई नहीं, आज देखते हैं कि क्या खास है आज हमारे इस प्रैक्टिस सेट में। टीजीटी पीजीटी से लेके और भी अगर किसी एग्जाम की आप तैयारी करें तो वहाँ पर भी आपको ये इक्वली बेनिफिशियल वीडियो रहेगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद आपको रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत उम्दा लेवल के हैं और बेहतरीन है एकदम। तो चलिए देखते हैं क्या खास है आज के हमारे इस सेट में। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है, और उसके बाद लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कर देना। पहले लाइक और शेयर कर देना, तब गाइज आगे बढ़ना, एक रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। समथिंग रॉटन इन द सिटी ऑफ डेनमार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और कहाँ की है? हैमलेट की है, लेकिन किसने कही है ये बताना है आपको। ये तो आपको पता होगा कि हैमलेट की है, लेकिन किसने कही है ये बताना है। तो गाइज ये जो है हैमलेट की है और ये कही है मार्सिलस ने, ठीक है। मार्सिलस ने कहा है, क्योंकि ये लाइन अपियर होती है एक्ट फर्स्ट सीन 4 में, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक्ट 1 है और सीन 4 है, ठीक है। 1 सीन 4 में ये लाइन आती है और मार्सिलस के द्वारा इसको बोला गया है। चलिए, The levity of Hamlet, his repetition of phrase, his puns are not part of a deliberate dissimulation, but a form of emotional relief। तो ऐसी किसकी विचार है शेक्सपियर के बारे में? तो गाइज ये किसने दिया है शेक्सपियर के बारे में, ये आपको बताना है। तो गाइज टी.एस. इलियट यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। टी.एस. इलियट ने ये कहा है अपने क्रिटिकल एसे में, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में उन्होंने ये चीज़ें कही हैं शेक्सपियर के बारे में। द मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है कौन सी लिटरेरी फॉर्म से बिलोंग करता है? क्या कॉमेडी है, रोमांस है, ट्रेजी कॉमेडी है या फिर हिस्ट्री प्लेज है? तो गाइज मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है एक ट्रेजी कॉमेडी है, और बस इतना ही जानना है इसके बारे में। चलिए, विच इज़ द डोमिनेंटल थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। शेक्सपियर्स का फेमस प्ले है, तो उसकी डोमिनेंट थीम क्या लगती है आपको? जेलसी है, एम्बिशन है, रिवेंज है या फिर फिलियल इनग्रेटिट्यूड है? बताइए फटाफट से। तो गाइज मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि फिलियल इनग्रेटिट्यूड, ओके। तो और जो अगर जेलसी देखें तो किसकी है? मुझे लग रहा है कि जेलसी किसकी है? जेलसी हो जाएगा आपका, एम्बिशन तो मैकबेथ की है ना, मैकबेथ की है एम्बिशन। और अगर आप देखें चलिए, अगर आप देखें जेलसी, तो जेलसी मेरे हिसाब से किसकी हो जानी चाहिए? ये हो जानी चाहिए आपकी ओथेलो, ठीक है। ओथेलो की कह सकते हैं हम जेलसी। रिवेंज किसकी हो जाएगी? हैमलेट की? नहीं, हैमलेट की भी नहीं है रिवेंज। तो रिवेंज किसकी है गाइस? रिवेंज कॉमेडी, रिवेंज चलिए बाद में बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा, विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर व्हेन वी स्टूप देन व्हेन वी सोअर। तो यहाँ ये लाइन कहाँ की है और किसने बोली है? तो ये बहुत खास लाइन है, इंपॉर्टेंट है ये भी, लेकिन किसने कही है गाइस ये आपको बताना था यहाँ पर। तो ये लाइन जो है आपकी किसकी है? ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग रन करेंगे, यानी कि एक्सकर्सन। एक्सकर्सन में आपको ये लाइन मिलती है जो कि वर्ड्सवर्थ की है। वर्ड्सवर्थ का वर्क है ये, वर्ड्सवर्थ, ठीक है। एक्सकर्सन जो है वर्ड्सवर्थ का वर्क है, और कब आया था? 1814 में। 1814 में ये आया था, पब्लिश हुआ था। चलिए, और इसमें जो है ना एक्सकर्सन, इसका जो है ये एक सेकंड पार्ट है रेक्ल्यूज का सेकंड पार्ट है। और इनका जो है प्रिल्यूड जो है, द प्रिल्यूड आपने वर्क सुना है ना, वो भी इसी में शामिल है। वो भी इसी में शामिल है एक्सकर्सन में। दोनों प्रिल्यूड और एक्सकर्सन में 14 बुक हैं, प्रिल्यूड में 9 बुक हैं। वर्ड्सवर्थ्स इमॉर्टैलिटी ऑड कंटेन्स स्टेंजाज। स्टेंजा है ये गलत हो गया, टाइप हो गया यहाँ पे, स्टेंजाज है ना। तो कितने स्टेंजा आपको मिलते हैं इमॉर्टैलिटी ऑड में? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम स्टेंजा की, तो हम जाएंगे सी ऑप्शन पे, यानी कि 11 स्टेंजा मिलते हैं हमको इमॉर्टैलिटी ऑड में, राइट। चलिए, कब आया था वैसे ये? हाँ, ये पब्लिश हुआ था। अगर इसकी बात करें तो कंपाइल्ड कब हो गया था ये? 1804 में। लेकिन पब्लिश कब हुआ था ये पब्लिश हुआ था आपका 1807 में, ठीक है। इस तरीके से इनकी डेट्स भी आपको याद रखनी है। 11 स्टेंजा हैं इसके अंदर। ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी, ये इसका पूरा टाइटल है। इमॉर्टैलिटी ओड का पूरा टाइटल क्या है? ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। ऑफ होना चाहिए, ये ऑफ होना चाहिए, सॉरी,
एक सेकेंड, ऑफ होना चाहिए इसको। ऑफ रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड इज इन फॉर्म। क्या ये इरेगुलर ओड है, पिंडारिक है, होरेशियन है, रेगुलर है? कौन सी ओड हाँ हम इसको रखेंगे, कौन सी श्रेणी में रखेंगे? तो पिंडारिक ओड में रखेंगे इसको। किस में रखेंगे गाइस? पिंडारिक, यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन पे हम लोग रन करेंगे और पिंडारिक ओड है 11 स्टैंजास के अंदर है। ठीक है। एब्सालम, एब्सालम नाम का जो वर्क है ये किसका है? जॉन ड्राइडन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट व्हिटमैन या फिर विलियम फॉकनर? तो ये किसका वर्क है गाइज? विलियम फॉकनर का है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। विलियम फॉकनर का ये वर्क है और कब आया था? 1936 में। 1936 में। विलियम फॉकनर का टाइम स्पैन बताना, मुझे पता है आपको याद नहीं होगा, चलिए मैं बता देती हूँ। 1897 में पैदा हुए थे ये और 1962 में इनकी डेथ हो गई थी। एक सेकेंड गाइज, सॉरी, 1962 में डेथ हो गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है 1897 में विलियम फॉकनर का जन्म हुआ था और 1962 में ये भगवान को प्यारे हो गए थे। चलिए, विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर इज ऑल्सो नोन एज अ बॉयज एम्बिशन? इनका कौन सा वर्क है जो अ बॉयज एम्बिशन के नाम से भी जाना जाता है? एब्सालम, एब्सालम, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन ए ही हो जाएगा, एब्सालम। हाँ, एब्सालम, एब्सालम जो इनका वर्क है ना उसको अ बॉयज़ एम्बिशन भी कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, 1936 में आया था, अभी मैंने आपको बता दिया है। और ये जो है ये एक वॉर की बात करता है, सिविल वॉर की। आफ्टर सिविल वॉर के बाद एक स्टोरी है एक फैमिली के बारे में जो अमेरिकन साउथ फैमिली है और यहाँ पे एक थॉमस सतपन नाम का कैरेक्टर है, उस पर डिपेंड ये स्टोरी करती है, थॉमस सतपन। ठीक है, चलिए, थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन? गॉड टू मैन जो वेज है उसको कौन से वर्क से जस्टिफाई करते हैं मिल्टन? तो इसका तो सबको पता होगा, मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता है। तो पैराडाइज लॉस्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन पे जाएंगे, पैराडाइज लॉस्ट हो जाएगा, जो कि कब आई थी? 1667 में। 1667 में आई थी 10 बुक के साथ। और अगर इसकी बात करें तो 1671 में आई थी 11 बुक के साथ। ऐसा आपको याद रखना है। ओरिजिनली पूछा जाए तो 10 बुक्स बता देना, और अगर ऐसे ही नॉर्मली पूछा जाए कितनी बुक्स थी तो आप 12 बुक बता देंगे इसमें। ठीक है, चलिए इसी का आंसर हो जाएगा। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन्स डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर्स? डेलिला नाम का कैरेक्टर कहाँ पर अपीयर होता है? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, सैमसन एगनिस्ट। सैमसन एगनिस्ट जो कि 1674 में आया था इनका वर्क, और पैराडाइज रीगेंड भी गाइड जो है 1674 में ही आया था, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, मुझे 74 नहीं लगता, लेकिन ये मुझे लग रहा है 71 है यार। ओ सॉरी गाइज, मैंने थोड़ा, एक सेकेंड, आप पिछले क्वेश्चन पे आए एक बार। ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ये तो आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है, लेकिन हमारा जो ये है ना पैराडाइज रीगेंड और सैमसन एगनिस्ट, पैराडाइज रीगेंड और सैमसन एगनिस्ट ये दोनों ही हमारे 71 में आए थे, ये दोनों ही 1671 में आए थे। ठीक है, और अगर हम पैराडाइज रीगेंड की, पैराडाइज लॉस्ट की दूसरी पब्लिकेशन की बात करें, दूसरा एडिशन की बात करें, वो आया था हमारा 1674 में। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, है ना। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ऑरेब रेफर्स टू? ओपनिंग जो इन्वोकेशन है पैराडाइज लॉस्ट की, वहाँ पर ऑरेब जो है वो किसको रेफर करता है? स्प्रिट है, सिलोआ है, माउंट होरेब है या फिर एनियन? तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी होगा, यानी कि अच्छा ओपनिंग इन्वोकेशन में पूछ रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, सी ऑप्शन होगा, माउंट होरेब। ठीक है, माउंट होरेब जो है यहाँ पे ऑरेब को रेफर, ऑरेब जो है माउंट होरेब को रेफर करता है। ऑरेब पढ़ लीजिए इसको, होरेब पढ़ लीजिए, एक ही बात है। अच्छा, हु इज़ फेमस फॉर द नॉवल फॉर द टर्म ऑफ हिज नेचुरल लाइफ अबाउट द कन्विक्ट सिस्टम इन ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पे बात हो रही है कि कौन, हु फेमस फॉर द नॉवल, इस नॉवल के लिए कौन फेमस है, किसका ये नॉवल है? तो ये जो नॉवल है गाइज, इसकी बात करें हम लोग तो ये होता है आपका ऑप्शन सी, यानी कि मार्कस क्लार्क। मार्कस क्लार्क की बात करेंगे हम। मार्कस क्लार्क जो है उन्हीं का ये नॉवल है, और उन्होंने कन्विक्ट सिस्टम के बारे में ऑस्ट्रेलिया में ये नॉवल लिखा है। पब्लिश हुआ था 1874 में। कब पब्लिश हुआ था? 1874 में। चलिए, इन विच वर्क डिड एरिस्टोटल यूज द टर्म हेमर्शिया? हेमर्शिया को कहाँ पे यूज किया था एरिस्टोटल ने? सबसे पहले तो पोएटिक्स, पोएटिक्स में ही तो बताया था इसके बारे में, है ना, पोएटिक्स में ही तो बताया था इसके बारे में हमें। एरर ऑफ जजमेंट क्या होता है हेमर्शिया? एरर ऑफ जजमेंट, ट्रेजेडी की एक वो है ये।
पॉन सोप्स, बफेलो बिल, ड्रंकननेस आर द कॉमन टर्म्स विच अपीयर फ्रीक्वेंटली इन। कहाँ पर अपीयर होते हैं ये सारे के सारे टर्म्स? पॉन सोप्स, बफेलो बिल, ड्रंकननेस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? अच्छा, नेटिव अमेरिकन राइटर्स होगा। नेटिव अमेरिकन राइटर्स को जो है ये टर्म सारे के सारे उन्हीं के हैं, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंटली कहाँ पे इस वर्क में अपीयर हो जाते हैं? बफेलो बिल क्या है? ये एक सेंट्रल कैरेक्टर है। एलेक्सी पोएम इवोल्यूशन जो कि पब्लिश हुई थी 1992 में, उसका ये एक कैरेक्टर है। और कलेक्शन क्या है ये? द बिजनेस ऑफ फैंसी डांसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास में फेलर। फेलर की वर्ब फॉर्म बतानी है आपको। फेलर की वर्ब फॉर्म, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बता देंगे इसको तो सारे। ए ही तो हो जाएगी, वर्ब फॉर्म बतानी है हमें तो ए ही तो हो जाएगा, है ना। अच्छा, मैनेजमेंट की वर्ब फॉर्म बताइए फटाफट से। मैनेजमेंट की भी बहुत आसान है, मैनेज करना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें भी। चलिए कभी कभी आसान भी दे देने चाहिए ना आपको, तो टफ करके क्या करेंगे हमेशा ही। अच्छा, कन्फ्यूज़न की बताइए आप लोग मुझे। कन्फ्यूज़न की आपको बतानी है वर्ब फॉर्म, तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। कहते हैं ना कन्फ्यूज़ मत करो यार, है ना। चलिए अच्छा, लेजन जो वर्ड है इसका मीनिंग बताना है मुझे, क्या होता है? लेजन वर्ड का मीनिंग आपको मुझे बताना है, क्या होता है? तो ये हो जाएगा गाइस डी ऑप्शन, यानी कि इंटीमेसी। क्या होता है? इंटीमेसी होता है लेजन का। और इंटीमेसी क्या है? ये एक क्या होता है? पर्सन जो हु इनिशिएट्स एंड मेंटेन्स सच अ कॉन्टेक्ट और कनेक्शन, है ना, जो एक तरीके से कनेक्शन बनवाता है। ऐसा पर्सन जो इंटीमेसी, है ना, जो एक कनेक्शन होता है किसी के भी बीच में, कनेक्शन जो मेंटेन रहता है, उसी को तो कहते हैं। चलिए अच्छा, इंडिजेंट। इंडिजेंट का मीनिंग बताइए। तो इंडिजेंट जो है रिच होता है, ब्रेव, इंटेलेक्चुअल या फिर पुअर। पुअर होता है इंडिजेंट, ठीक है। इंडिजेंट क्या होता है? पुअर होता है गाइस। पॉवर्टी हो जाएगा इसमें, नीडी कह सकते हैं इसको हम लोग, नीडी, इम्पॉवरिस्ड भी कह सकते हैं पुअर को। चलिए पर्टिनेंट। पर्टिनेंट वर्ड का मीनिंग बताइए क्या होता है? तो नैरो माइंडेड है, रेलिवेंस है, क्यूरियस है या फिर अपसाइड डाउन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रिलीवेंस। रिलीवेंस हो जाएगा। अब रिलीवेंस क्या होता है? नैरो माइंडेड आपको पता है, संकरे दिमाग वाला व्यक्ति जिसकी सोच थोड़ी सी छोटी रहती है, चीप रहती है। और क्यूरियस होता है, बहुत जिज्ञासु, है ना, अपसाइड डाउन, ठीक है, ये आप जानते ही हैं। तो इसमें जो है हम बात कर रहे थे रेलिवेंट। रेलिवेंट वर्ड ये पर्टिनेंट या फिर रेलिवेंट होता है जो रिलेट हो, डायरेक्टली रिलेट हो, सिग्निफिकेंटली टू द मैटर। किसी भी मामले से जो चीज़ डायरेक्ट रिलेट होती है उसी को कहते हैं हम लोग रिलीवेंस या फिर पर्टिनेंट, ठीक है। चलिए तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन हमारा। लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, अब तो थोड़ा सा शर्म कर लीजिए ना, बिल्कुल नहीं करते आप लोग तो। चलिए अच्छा, इमीनेंट है। इमीनेंट का बताना है आपको। फेमस होता है, क्रेफ्टी, नियर एट हैंड या फिर रेयर। अच्छा, इसका हो जाएगा नियर एट हैंड। क्या होता है इमीनेंट? नियर एट हैंड। चलिए और क्या कह सकते हैं इसको? जो बिल्कुल होने ही वाला है ना, जो चीज़ बिल्कुल ऐसा मोमेंट, जो मतलब कोई चीज़ किसी भी मोमेंट पे अगर होने वाली है उसको हम नियर एट हैंड कह सकते हैं, है ना, बहुत नज़दीकी वाला मामला, इमिनेंट। और एक एमिनेंट होता है, उसको फेमस होना कहते हैं। क्या कहते हैं? फेमस, एमिनेंट। उसमें ई होता है, इसमें आई है, उसमें एम भी एक ही होता है, एमिनेंट, ठीक है। ये अंतर थोड़ा याद रखा करें आप। तो ये था गाइज आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हूँ कल, और तब तक के लिए पुराने सेशंस को भी रिवाइज कर लीजिए गाइज। ओके, बाय बाय, टेक केयर।